एक ऐसे प्रहसन यानी कॉमेडी शो की कल्पना कीजिए जहां सबसे बड़ी समस्या बस ये थी कि पंचायत भवन की दीवार पर 2 बच्चे मीठी खीर लिखा जाए या नहीं। हाँ, या फिर वो पानी की टंकी वाला किस्सा कि उस पर पहिए लगने चाहिए या नहीं। बिल्कुल, मतलब वो कितनी मासूम सी परेशानियां थी ना। और फिर अचानक उसी शो के सीजन के अंत में गोलियां चलने लगती हैं, खून बहता है, एकदम से माहौल बदल जाता है। हाँ, एक शांत सा दिखने वाला गांव अचानक एक हिंसक राजनीतिक कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो हमारे सुनने वाले भी यही सोच रहे होंगे कि पंचायत के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। हरे भरे खेत और ठंडी हवाओं के पीछे अचानक ही कैसा तूफान आ गया। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी तूफान का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प दस्तावेज, रिसर्च नोट्स और एक्सक्लूसिव थियरीज हैं जो सीधे हमारे पसंदीदा गांव फुलेरा के अगले अध्याय से जुड़ी हैं। एकदम। और आज का ये गहन विश्लेषण किसी आम विषय पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम उस शो के पन्नों को पलटने वाले हैं जिसने भारत में ओटीटी की दुनिया और ग्रामीण कहानियों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। अक्सर जब ग्रामीण जीवन की बात होती है तो फिल्मों में एक बहुत ही रोमानी, मतलब एक आदर्शवादी तस्वीर दिखाई जाती है जहां सब कुछ सीधा और सरल है। हाँ, लेकिन फुलेरा की पगडंडियां अब एक ऐसी भूल भुलैया बन चुकी हैं जो किसी भी बड़े शहर की जटिल राजनीति को मात दे सकती हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि पंचायत सीजन 5 में आखिर क्या नया होने वाला है। और इन दस्तावेजों के आधार पर हम समझेंगे कि रिलीज की टाइमलाइन क्या है। हाँ, और फुलेरा की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। और सबसे बड़ी बात, मेकर्स ने अपने आधिकारिक सिनॉप्सिस में जिस प्रतिशोधपूर्ण नेतृत्व यानी वेंजफुल लीडरशिप की बात की है, उसका असल में गांव के स्तर पर क्या मतलब होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। पंचायत ऐसे शो हम सभी दर्शकों के दिलों के कितने करीब हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब हमारे श्रोता इस नई सीरीज को देखने बैठें तो उनके सामने सिर्फ एक कहानी ना हो। बिल्कुल, उन्हें हर किरदार के पीछे की असली राजनीति समझ आ रही हो। हाँ, उनकी मानसिक द्वंद्व और कहानी की उन गहरी पड़तों की समझ हो जो अक्सर पहली नजर में छूट जाती हैं। क्योंकि गांव की राजनीति में जो सतह पर दिखता है ना, हकीकत अक्सर उससे बहुत अलग होती है। तो कहानी में आगे क्या होगा, इस रोमांचक सवाल पर कूदने से पहले जो सबसे व्यावहारिक सवाल उठता है वो ये है कि ये नया सीजन हमें देखने को कब मिलेगा। टाइमलाइन वाली बात। हाँ, तो दस्तावेज बताते हैं कि आधिकारिक तौर पर सीजन 5 साल 2026 में ही रिलीज होगा। बिल्कुल। और जो सबसे ताज़ा जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अप्रैल 2026 से ही टीवीएफ की टीम ने प्री प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया है। यानी शूटिंग से पहले की तैयारियां। हाँ, जैसे लोकेशन फाइनल करना और स्क्रिप्ट लॉक करना, और ऑन ग्राउंड शूटिंग का काम भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। ये टाइमलाइन बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, टीवीएफ के काम करने के तरीके को अगर हम करीब से देखें तो पता चलता है कि उनके किसी भी बड़े शो के पोस्ट प्रोडक्शन साइकिल में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है। मतलब वो एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग वाला? हाँ, और कलर ग्रेडिंग भी। ये बहुत बारीकी का काम होता है, इसलिए ये पूरा गणित हमें बताता है कि सीरीज 2026 की दिवाली या सर्दियों के आसपास दस्तक दे सकती है। अरे वाह, सर्दियों का वो धुंध भरा माहौल शायद इस सीजन की गंभीर थीम के साथ एकदम सटीक बैठेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पता है मुझे क्या लगता है, टीवीएफ के शोज ना किसी धीमी आंच पर पकने वाली स्वादिष्ट बिरयानी की तरह होते हैं। दिलचस्प उपमा है। हाँ, जिसमें मसालों, मेरा मतलब है किरदारों को अपनी जगह बनाने में समय लगता है, लेकिन सीजन 2 और 3 के बीच जो एक लंबा इंतजार हुआ था, उसके बाद दर्शकों की भूख इतनी बढ़ गई है कि मेकर्स पर दबाव है कि आंच थोड़ी तेज भी करनी है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बिरयानी नीचे से जल ना जाए। बिल्कुल, मतलब कहानी की क्वालिटी ना गिरे। ये एकदम सटीक बात कही आपने। मेकर्स इस बार निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को लेकर भारी दबाव में है। सीजन 4 ने दर्शकों को जिस चरम पर छोड़ा है, जहां प्रधान जी अस्पताल में है और पूरे गांव का माहौल तनावपूर्ण है, उसके बाद वे नहीं चाहते कि ये हाइप या भावनात्मक जुड़ाव थोड़ा भी ठंडा पड़े। एकदम सही बात है। जब दर्शक किसी कहानी में इतना गहरा निवेश कर चुके हों तो लंबा इंतजार उस कनेक्शन को कमजोर कर सकता है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, क्या? वो है मेकर्स द्वारा सिनॉप्सिस में इस्तेमाल किया गया शब्द वेंजफुल लीडरशिप, यानी प्रतिशोधपूर्ण नेतृत्व। ये शब्द काफी भारी है। बिल्कुल,
जब हम गांव की राजनीति में प्रतिशोध की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा गोलियां ही चलें। हाँ, गांव में बदला लेने के तरीके बहुत प्रशासनिक भी होते हैं। सही कहा। जैसे किसी की पेंशन रोक देना या राशन कार्ड रद्द कर देना, या फिर पंचायत के फंड को ही रोक देना। बिल्कुल। तो क्या ये सीजन इसी तरह के प्रशासनिक और मानसिक उत्पीड़न की तरफ इशारा कर रहा है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो वेंजफुल लीडरशिप का सीधा मतलब है कि अब गांव की सत्ता न्याय या विकास के लिए नहीं चलेगी। तो फिर किस लिए? वो अब दूसरों को बर्बाद करने की नियत से चलेगी। इसके 3 बहुत ही स्पष्ट और गंभीर एंगल्स निकलकर सामने आते हैं हमारी रिसर्च से। अच्छा, पहला एंगल क्या है? पहला एंगल है मंजू देवी का बदलाव। अरे हाँ, अब तक मंजू देवी एक रबर स्टैम्प प्रधान थी। कागजों पर हस्ताक्षर उनके होते थे, लेकिन फैसले उनके पति लेते थे। ये तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव होगा। मतलब एक महिला जो अब तक अपने घर की चारदीवारी और लौकी छीलने जैसी रोजमर्रा की बातों तक सीमित थी, वो अब अपनी सत्ता की असली ताकत को पहचानेगी। बिल्कुल। अपने पति पर हुए हमले के बाद उसका मातृत्व और पत्नी धर्म उसे एक बेहद रणनीतिक और आक्रामक राजनेता बना सकता है। एकदम सही। इतिहास गवाह है कि जब परिवार पर आंच आती है तो नेतृत्व का सबसे सख्त रूप सामने आता है। और दूसरा एंगल? दूसरा एंगल प्रशासनिक कब्जे का है। मतलब बनराकस? हाँ, क्या होगा अगर विधायक जी की मदद से या किसी कानूनी दांव पेंच के जरिए भूषण यानी अपना बनराकस या उसकी पत्नी क्रांति देवी सत्ता हथिया लें? बाप रे, ये तो तबाही होगी। बिल्कुल। उनका एकमात्र लक्ष्य फुलेरा का विकास नहीं होगा, बल्कि प्रधान जी के परिवार को पूरी तरह से नष्ट करना और सचिव जी का जीना हराम करना होगा। सचिव जी बनाम बनराकस, ये एक भयानक स्थिति होगी। लेकिन यहाँ मेरी रिसर्च से एक थ्योरी निकल कर आती है। हाँ, बताइए। हम सब मानकर चल रहे हैं कि प्रधान जी पर गोली विधायक ने चलवाई। ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं। लेकिन पंचायत की राइटिंग कभी इतनी सीधी नहीं होती। ये बात तो है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मास्टरमाइंड कोई और ही हो? शायद बनराकस ने खुद ये साजिश रची हो ताकि इल्जाम विधायक पर आए और गांव की सहानुभूति बटोरकर वो चुनाव जीत जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही विचारणीय थ्योरी है। या फिर कोई बिल्कुल नया अदृश्य दुश्मन जो इस पूरे टकराव का फायदा उठाना चाहता हो। बनराकस का किरदार हमेशा से अवसरवादी रहा है। अगर उसने ये साजिश रची है तो ये वेंजफुल लीडरशिप का सबसे खतरनाक रूप होगा, जहां सत्ता पाने के लिए खून बहाने से भी परहेज नहीं किया गया। बिल्कुल। और तीसरा एंगल ये हो सकता है कि विधायक खुद सीधा हस्तक्षेप करे। वो कैसे? सीजन 4 के अंत तक विधायक की दुश्मनी सिर्फ प्रधान जी से नहीं बल्कि पूरे गांव से हो चुकी थी। हाँ, वो तो साफ दिख रहा था। तो वो अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके किसी बाहरी एडमिनिस्ट्रेटर को फुलेरा में बैठा सकता है, जिसका काम सिर्फ गांव वालों को प्रशासनिक रूप से सजा देना हो। जब गांव में इतना बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक भूचाल आएगा तो इसका सीधा असर किरदारों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर पड़ेगा। एकदम सही। लेकिन यहां मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। हाँ, पूछिए। एक आम भारतीय युवा की महत्वाकांक्षाओं के नजरिए से सोचें तो क्या सचिव जी यानी अभिषेक सच में इस गांव की राजनीति में उलझना चाहेंगे? ये एक वाजिब सवाल है। मतलब उनके सामने कैट और आईएम का एक शानदार भविष्य है। एक तरफ वातानुकूलित कॉर्पोरेट ऑफिस है और दूसरी तरफ एक ऐसा गांव जहां गोलियां चल रही हैं और रोज राजनीति हो रही है। कोई भी सामान्य इंसान तो अपना बैग पैक करके पहली बस से निकल लेगा। बिल्कुल। और मैं बता रही हूँ, ये सवाल सीजन 5 का सबसे बड़ा इमोशनल हुक होने वाला है। अच्छा। हाँ, अभिषेक का किरदार पहले दिन से अपनी परिस्थितियों से भागने की कोशिश करता रहा है। उसे फुलेरा कभी पसंद नहीं आया। वो तो है, वो हमेशा वहां से जाना चाहता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। या उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और गांव के प्रति उसकी नैतिक जिम्मेदारी के बीच का एक गहरा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व है। प्रधान जी अस्पताल में है, प्रहलाद चचा अंदर से टूट चुके हैं और पूरा गांव खतरे में है। फुलेरा अब सिर्फ उसकी मजबूरी की नौकरी नहीं रहा, वो अनजाने में उसका परिवार बन चुका है। क्या बात है। चाहकर भी एक जमीर वाला इंसान ऐसे वक्त में पीठ नहीं दिखा पाएगा। और यहाँ एक और फैन थियरी एकदम सटीक बैठती है जो हमने रिसर्च दस्तावेजों में देखी है। कौन सी वाली? कैट के सस्पेंस का जिक्र। ऐसा हो सकता है कि सचिव जी का एडमिशन किसी बड़े आईआईएम में हो जाए, लेकिन वो गांव को इस संकट में छोड़कर जाने के बजाय अपनी ज्वाइनिंग कुछ महीनों के लिए टाल दें। अरे, जिसे कॉर्पोरेट की भाषा में डेफरमेंट लेना कहते हैं। बिल्कुल। यानी आपकी सीट पक्की है, बस आप ज्वाइन बाद में करेंगे। ये कदम उनके किरदार के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। महत्वाकांक्षा पर जिम्मेदारी की जीत। एकदम।
और इस फैसले के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है। रिंकी? हाँ, रिंकी और अभिषेक का रिश्ता। हम्म। ये कोई सामान्य बॉलीवुड शैली का रोमांस नहीं है जहां अचानक गाने बजने लगे और सब कुछ भूलकर प्यार किया जाए। इनकी कहानी बहुत ही परिपक्व, शांत और परिस्थितियों के दबाव में पनपी है। सही कहा। मुश्किल के इस समय में रिंकी अब सिर्फ प्रधान जी की बेटी बनकर नहीं रह सकती, उसे अपने परिवार की ढाल बनना होगा। बिल्कुल। और इस भारी संकट में अभिषेक और रिंकी का रिश्ता और ज्यादा मैच्योर होगा। वे एक दूसरे का सिर्फ सहारा नहीं बल्कि सबसे बड़े विश्वास पात्र बनेंगे। और इन सबके बीच हम प्रहलाद चचा को कैसे भूल सकते हैं? ओहो, वो किरदार। ये किरदार शायद इस पूरी सीरीज का सबसे भारी और गहरा भावनात्मक लंगर बन चुका है। मेरी एक और पसंदीदा थ्योरी ये है कि बनराकस और विधायक की गंदी राजनीति को खत्म करने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा गांव मिलकर प्रहलाद चचा को ही प्रधान पद का उम्मीदवार बना दे? ये थ्योरी अगर सच हो गई तो गांव की राजनीति के सारे पारंपरिक समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। वो कैसे? देखिए, गांव की राजनीति अक्सर जाति, पैसे या बाहुबल के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, ये तो जमीनी हकीकत है। लेकिन प्रहलाद चचा इन तीनों से ऊपर उठ चुके हैं। उनका प्रभाव, उनका अथाह दुख और उनकी नैतिक शक्ति है। बिल्कुल। एक ऐसा इंसान जिसने देश के लिए अपना इकलौता बेटा खो दिया हो और जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, उसे कोई भ्रष्ट राजनेता न तो डरा सकता है और न ही खरीद सकता है। एकदम सही बात है। वो फुलेरा के भीष्म पितामह के रूप में उभरेंगे। उनका जो अकेलापन हमने देखा है ना, वो अब सत्ता के भूखे लोगों के खिलाफ एक शांत लेकिन खौफनाक गुस्से में बदलेगा। ये तो भारतीय ग्रामीण राजनीति का सबसे शुद्ध और आदर्श रूप होगा। एक तरफ प्रहलाद चचा की नैतिकता होगी और दूसरी तरफ विकास और बिनो जैसे आम लोगों का संघर्ष। हाँ, विकास का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। विकास एक सरकारी कर्मचारी है। जब सत्ता बदलेगी या विधायक का दबाव आएगा तो क्या वो अपनी नौकरी बचाएगा या सचिव जी और प्रधान जी के प्रति अपनी वफादारी निभाएगा? ये उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और बिनो जो हमेशा से ये दिखाता आया है कि कैसे आम आदमी का राजनेता सिर्फ अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिनोद की कहानी में बताती है कि बड़े लोगों की लड़ाई में पिस्ता हमेशा गरीबी है। ये एकदम यथार्थवादी चित्रण है। लेकिन पता है, इतने सारे गंभीर मुद्दों, प्रशासनिक साजिशों, गोलियों और भावनात्मक द्वंद्व के बाद एक बहुत बड़ा डर पैदा होता है। कैसा डर? क्या पंचायत की वो पुरानी मासूमियत, वो व्यंग्य और हंसी मजाक अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या ये सीरीज अपनी मूल आत्मा खोकर कोई डार्क क्राइम थ्रिलर बन जाएगी? ये चिंता तो लाजमी है। लोग पंचायत देखने आते इसलिए हैं क्योंकि वो जीवन के तनाव को कम करता है। बिल्कुल। अगर वहां भी सिर्फ खून खराबा और भारी राजनीति होगी तो मजा कैसे आएगा? लेकिन मैं बता दूं, टीवीएफ की सबसे बड़ी खासियत यही है। क्या? उनका सोशियो पॉलिटिकल सटायर यानी सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य पर उनकी गहरी पकड़। व्यंग्य की खूबसूरती ये होती है कि वो कितनी भी गंभीर या अंधकार में विषय को एक हल्की सी मुस्कान और चुभने वाले सच के साथ पेश कर सकता है। सही बात है। सीजन 5 में भले प्रतिशोध और गोलियों की गूंज हो, लेकिन उसके समानांतर फुलेरा के रोजमर्रा के मुद्दे नहीं रुकेंगे। मतलब राशन कार्ड और कुएं वाली बातें? बिल्कुल। विधायक से दुश्मनी चल रही होगी, लेकिन उसी बीच कोई गांव वाला आके शिकायत करेगा कि पंचायत भवन की छत टपक रही है या किसी के कुएं का पानी खराब हो गया है। यानी एक तरफ जिंदगी और मौत का सवाल होगा और दूसरी तरफ राशन कार्ड में नाम गलत छपने की बहस चल रही होगी। एकदम। यही पंचायत की यूएसपी है। बड़ी राजनीतिक ड्रामे के बीच छोटी छोटी ग्रामीण समस्याओं का ये कॉन्ट्रास्ट ही शो को जमीन से जोड़े रखता है। ये बहुत जरूरी भी है। ड्रामा और सस्पेंस बढ़ेगा, लेकिन कॉमेडी और व्यंग का वो अंडरकरेंट हमेशा मौजूद रहेगा जो दर्शकों को बीच बीच में राहत की सांस लेने का मौका देगा। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरी आखिरी 2 भविष्यवाणियों पर गौर करते हैं। हाँ, बताइए। मुझे लगता है कि वेंचफुल लीडरशिप आते ही सबसे पहला निशाना सचिव जी होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें हटाने या सस्पेंड करने की साजिश रची जाएगी और ये वो पल होगा जहां पूरा का पूरा फुलेरा गांव, जो पहले अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, अपने सचिव जी को बचाने के लिए एक साथ खड़ा हो जाएगा। अरे वाह! ये एक बहुत ही भावुक कर देने वाला दृश्य हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब कोई बाहरी शक्ति किसी गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति पे प्रहार करती है तो अक्सर पूरा समुदाय अपने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाता है। और आखिरी थ्योरी जो मुझे लगता है सिनेमाई रूप से सबसे भव्य हो सकती है। वो क्या है?
शादी और चुनाव का टकराव। ओहो। कल्पना कीजिए कि एक तरफ अभिषेक और रिंकी की शादी की शहनाई बज रही है, मंडप सज रहा है, और ठीक उसी समय बैकग्राउंड में गांव के सबसे बड़े और खतरनाक पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती हो रही है। एक तरफ नए जीवन की शुरुआत, दूसरी तरफ फुलेरा के भविष्य का फैसला। ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक होगा। तनाव और उत्सव का ऐसा समानांतर चित्रण भारतीय कहानी कहने की परंपरा का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा रहा है ना? ये दृश्य दर्शकों को अपनी कुर्सी से बांधे रखने के लिए काफी है। तो इन सब बातों का कुल मिला के क्या मतलब निकलता है? इन दस्तावेजों, थ्योरीज और चरित्र विश्लेषणों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका सीधा सा मतलब ये है कि पंचायत सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है। बिल्कुल। ये एक आईना है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि असली लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली की संसद या राज्यों की विधानसभाओं की वातानुकूलित इमारतों में नहीं बसता। तो कहाँ बसता है? लोकतंत्र की असली धड़कन हमारे देश के गांवों की चौपालों, पंचायत भवनों के जर्जर कमरों और पीपल के पेड़ के नीचे पनपती है। क्या बात कही आपने! जहां एक आम आदमी सीधे अपने नेता की आंखों में देखकर सवाल पूछ सकता है। यह शो हमें उसी सादगी और जमीनी हकीकत से वापस जोड़ता है जिसकी आज की भागदौड़ भरी कॉरपोरेट और कंक्रीट से घिरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि मेकर्स इतना समय और मेहनत ले रहे हैं ताकि वो उस प्रामाणिकता, मिट्टी की खुशबू और ग्रामीण भारत की जटिलताओं को पर्दे पर बिना किसी समझौते के उतार सकें। एकदम सही बात है। जब कहानी जमीन से जुड़ी होती है ना, तो उसे सुनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती। हर किरदार को पकने और हर भावना को उभरने का समय चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, आज की इस शानदार चर्चा का सफर यहीं तक था, लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बात सोचने वाली है। कौन सी बात? हमने उस पक्की सड़क और भूल भुलैया वाली पगडंडी की बात से शुरुआत की थी। हाँ। ग्रामीण राजनीति के इस पूरे खेल में गहराई से विचार करने पर एक सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या असली दुश्मन सच में कोई व्यक्ति विशेष है, जैसे कोई बाहुबली विधायक या सत्ता का लालची बना रखस, या फिर सत्ता का वो पूरा ढांचा ही सबसे बड़ा दुश्मन है जो सबसे सीधे और शांत इंसान को भी बंदूक उठाने या प्रतिशोध लेने पर मजबूर कर देता है? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या कुर्सी और सत्ता इंसान को बदल देती है, या फिर वो सिर्फ उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाती है जो अब तक छिपा हुआ था? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की ये चर्चा समाप्त होती है। उम्मीद है इस गहन विश्लेषण ने आप सभी को फुलेरा और वहां की राजनीति को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखने का अवसर दिया होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।